बालिका शिक्षा का समर्थन करने में हमेशा सबसे आगे रहने वाले टीआरएस पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने अपने नेक दिल से एक बार फिर एक गरीब छात्रा का भविष्य संवारा। रुद्र रचना इंजीनियरिंग की छात्रा है, उसके माता पिता नहीं है। उस छात्रा को सहयोग देते हुए केटीआर ने उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। बालिका शिक्षा का समर्थन करने में हमेशा सबसे आगे रहने वाले टीआरएस पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने अपने नेक दिल से एक बार फिर एक गरीब छात्रा का भविष्य संवारा। रुद्र रचना इंजीनियरिंग की छात्रा है, उसके माता पिता नहीं है। उस छात्रा को सहयोग देते हुए केटीआर ने उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने अधिकारियों को राज्य में बतकमा उत्सव के आयोजन के लिए विस्तृत व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बतकमा उत्सव की व्यवस्था को लेकर बीआरके भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सरकारी सलाहकार रमनाचारी, सीएस, डीजीपी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बतकमा उत्सव इस महीने की 25 तारीख से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा और सीएस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 3 अक्टूबर को सद्दुला बतकमा आयोजित करने को लेकर टैंक बंड पर व्यापक व्यवस्था की जाए। बतकमा घाट, टैंक बंड, स्वच्छता, रखरखाव और सड़क की मरम्मत का काम तुरंत किया जाना चाहिए। चूंकि महिलाओं के बड़ी संख्या में उत्सव में भाग लेने की संभावना है, इसलिए सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि टैंक बंड के आसपास के सभी क्षेत्रों को बिजली की रोशनी से सजाया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए तैराकों को तैयार रखना चाहिए जहां बतकमा विसर्जित होते हैं। बंडी संजय ने इस बात पर गुस्सा जताया कि तेलंगाना राज्य में गरीबों की समस्याओं को छोड़कर केसीआर देश भर में राष्ट्रीय राजनीति की ओर ध्यान दे रहे हैं। वह मेडचल निर्वाचन क्षेत्र में पदयात्रा पर थे। उन्होंने दमाईगुड़ा चौरस्ता क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टीआरएस सरकार पर आरोप लगाया। ईडी की छापेमारी यानी बच्चे का नाम, सीबीआई यानी बेटे का नाम आ रहा है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि वह पिछले साल से गरीबों की खातिर पदयात्रा कर रहे हैं और प्रजा संग्राम यात्रा को खास प्रतिक्रिया मिलती है तो इसका मतलब बीजेपी है। बंडी संजय कुमार ने लोगों से भाजपा को एक मौका देने की अपील करते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने की कोशिश की थी। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि आसरा पेंशन योजना किसानों के लिए वरदान है। जीवन के अंत में बुजुर्ग किसके लिए भार न बने, इस उद्देश्य से पेंशन दिया जा रहा है। मंत्री सबिता ने बड़ंगपेट नगर निगम अंतर्गत पेद्दाबावी मल्लारेड्डी गार्डन में लाभार्थियों को नव स्वीकृत आसरा पेंशन वितरित की। उन्होंने कहा कि वे रंगारेड्डी जिले के 54,000 लोगों को नई पेंशन दे रहे हैं। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सरकार जिले में पेंशन वितरण के लिए हर महीने 53,000 करोड़ रुपए जारी कर रही है। डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण सरकार का मिशन है। कैंप कार्यालय में सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट और व्यक्तिगत देखभाल सामग्री वितरित की गई। डिप्टी मेयर ने कहा कि सूरज उगने से पहले सफाई कर्मी शहर की लगातार सफाई कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे उनका सहयोग करें और जहां भी कूड़ा गिरे उसे फेंकने के बजाय डस्टबिन का इस्तेमाल करें। कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें मास्क, नारियल तेल, जूते और सैनिटाइजर युक्त किट दी गए। इस कार्यक्रम में एएमओएच रविंद्र गौड़, स्वच्छता पर्यवेक्षक धना गौड़, स्वच्छता विभाग अधिकारियों के साथ टीआरएस वरिष्ठ नेता खाजा पाशा, याकूब अली, साई श्रीनिवास और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को दुर्लभ आमंत्रण मिला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस महीने की 25 तारीख को शहर को उपल स्टेडियम में होने वाले लाइव क्रिकेट मैच को देखने का न्योता मिला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खुद उन्हें यह निमंत्रित दिया। राज्यपाल ने ट्विटर पर आमंत्रण साझा किया। ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के अंतर्गत 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच उपल स्टेडियम में हो रहा है। अजहर ने HCA सदस्यों के साथ तमिलसाई को इस मैच को लाइव देखने के लिए आमंत्रित किया। बीजेपी प्रवक्ता NV सुभाष ने कहा कि सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर असमंजस की स्थिति में बात कर रहे हैं।
क्योंकि राज्य में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने आलोचना की कि वे एक बार फिर लोगों से किए गए वादों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया कि लोग उन्हें सही सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वाईएस शर्मिला ने एक बार फिर टीआरएस सरकार के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हे नीतिवान मंत्री, आप मुझे कुछ भी कहें वह गलत नहीं। तुझसे कैसा नाता कैसे कहने पर मेरे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे, विधानसभा में बुलाएंगे। दमकम है तो विधानसभा बुला कर देखे। क्या चलते हुए विधानसभा आऊं? क्या विधानसभा के सामने आने को कहते? विधानसभा के सामने बैठकर पब्लिक के सामने बात करूंगी। क्या पूछना है पूछूं। दमकम है तो मुझे गिरफ्तार कर दिखाए। ये कहते हुए निशाना साधा। प्रस्थानम पदयात्रा के दौरान शादनगर में पहुंची शर्मिला ने यह टिप्पणी की। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कोंडा राघव रेड्डी ने कहा कि वाईएस शर्मिला की पदयात्रा में आने वाले लोगों के समर्थन को देखकर केंद्र और राज्य में सत्ताधारी तथा विपक्षी दल कांप रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के लिए लड़ने वाली महिला नेता को क्या मंत्री स्तर का व्यक्ति बेवकूफ कहता है। वे इस बात से नाराज है कि टीआरएस नेता के राज्य में अराजकता का पर्दाफाश कर रही है और उन्हें चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि वह उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। आर्य कटिका की जाति के लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वे अपने दादा और परदादा से बकरी का मांस बेचकर जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं, लेकिन जीएचएमसी के नए कानून के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। कानूनों की जानकारी नहीं दी जा रही है, वह बिना कोई नोटिस दिए कैसे दर्ज कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर पदयात्रा के दौरान बंडी संजय को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले तुरंत खारिज कर दिए जाए। भले ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए अभी भी 1 साल से अधिक का समय है, लेकिन राजनीति गर्म हो गई है। टीआरएस जहां लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने की रणनीतियां बना रही है, वहीं बीजेपी किसी भी तरह से केसीआर सरकार को बेदखल करने की योजना बना रही है। वहीं रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने भी जीत की महत्वाकांक्षा के साथ आक्रामकता बढ़ा दी है। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी ने अहम फैसले का ऐलान किया है। राज्य में एससी और एसटी को आवंटित आरक्षित सीटों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि कुल 31 एससी और एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनके लिए संयोजक और संयुक्त संयोजक नियुक्त किए गए हैं। इस संदर्भ में सूची जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री केसीआर बतकम्मा तेलंगाना की महिलाओं को उपहार स्वरूप साड़ी बांट रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी बतकम्मा साड़ियों के वितरण के लिए मंच तैयार किया गया है। कुछ ही दिनों में आने वाले बतकम्मा उत्सव को देखते हुए अधिकारी साड़ियों का वितरण शुरू करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी महीने की 25 तारीख से इस कार्यक्रम को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद में बतकम्मा साड़ियों के वितरण के लिए सब कुछ तैयार किया गया है। महिलाओं को सिरसिला, पोचमपल्ली और गढ़वाल की 240 डिजाइनर साड़ियाँ दी जाएंगी। जीएचएमसी के अंतर्गत 30 सर्कलों के 150 डिवीजनों में जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वितरण हैदराबाद जिले के 17 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी सामुदायिक विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की वृद्धि को लेकर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पर्यावरण विशेषज्ञ पुरुषोत्तम रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा की संख्या 119 से बढ़ाकर 153 और आंध्र प्रदेश की 175 सीटों से 225 करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका में अदालत से केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश देने को कहा गया है। याचिका में प्रतिवादी के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केंद्र और चुनाव आयोग शामिल है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने रजिस्ट्री को इसे जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों की याचिका के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया। सीपीजीईटी के संयोजक प्रोफेसर पांडुरंगा रेड्डी ने कहा कि सीपीजीईटी के नतीजे आज जारी किया जा रहा है। उच्च शिक्षा परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर आर लिम्बाद्री द्वारा दोपहर 3:30 बजे परिणाम जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार विभिन्न पीजी संबंधित पाठ्यक्रमों के
लिए CPGAT नामक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। इस परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर राज्य में उस्मानिया, काकतीय, तेलंगाना, महात्मा गांधी, पालमुरु, JNTU, सातवाहन विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। CPGET परीक्षा पिछले महीने की 11 से 23 तारीख तक आयोजित की गई। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 67,023 छात्रों ने आवेदन किया और 57,262 उपस्थित हुए। अविनाश कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया गया। रक्तदान को दुनिया के सबसे बड़े रक्तदान शिविर के रूप में आयोजित किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने का प्रयास किया गया। प्रिंसिपल नीत चंद्रन ने कहा कि अविनाश कॉलेज ऑफ कॉमर्स एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्था है जो हैदराबाद का एकमात्र संस्थान है। BJYM नगर अध्यक्ष शिवाजी ने पिछले एक महीने से OUs के साइकिलिंग स्टेडियम के पास खेल छात्रावासों में बिजली, पानी या छात्रों की समस्या पर अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने पर रोष व्यक्त किया। इस मामले में उन्होंने छात्रावास का दौरा किया और छात्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बिजली की कमी के कारण छात्रों को मोमबत्तियां दी गई है और अभिनव विरोध किया गया। छात्रों की परेशानी को देखते हुए हॉस्टल वार्डन को आड़े हाथों लिए। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि छात्रों की समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाए, नहीं तो खेल मंत्री आवास और मुख्यमंत्री प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बाजुमा में के कई नेताओं ने भाग लिया। बिल्डर वेनमनेनी श्रीनिवास राव की ईडी की जांच पूरी हो गई है। इसके साथ ही वह ईडी ऑफिस से चले गए। श्रीनिवास राव से दिल्ली ईडी के अधिकारियों ने 6 घंटे तक पूछताछ की। आज एक बार फिर अधिकारी जांच करेंगे। इसी मामले में आरोपी रामचंद्रन पिल्लाई ने भी गंड्रा प्रेमसागर से उसके संबंधों के बारे में पूछताछ की। यह पाया गया कि पिल्लाई, प्रेमसागर और श्रीनिवास राव एक साथ व्यापार कर रहे थे और हवाला के पैसे का लेन देन हुआ था। अधिकारियों को संदेह है कि श्रीनिवास राव की कंपनी के माध्यम से दिल्ली के लिए उड़ान के टिकट बुक किए गए थे। घोटाले में श्रीनिवास राव की भूमिका पर पहले से ही साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी गोरंटला बुच्ची बाबू की सूचना पर बिल्डर श्रीनिवास राव को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर एक साथ तलाशी ली। बंजारा हिल्स स्थित श्रीनिवास के घर का भी तलाशी ली। साथ ही जोन ट्रैवल एजेंसी, मादापुर वाटसन सॉफ्टवेयर कंपनी और उपल सालिग्राम टेक्नोलॉजीज में भी तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने पाया कि श्रीनिवास राव सालिग्राम प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थे। साथ ही अधिकारियों ने पाया कि श्रीनिवास राव ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम किया। हैदराबाद में महिला का गला रेतने के मामले में ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि यह महिला होने की साजिश की थी। ऐसे में इस मामले में आगे की जांच हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। हैदराबाद में आधी रात को एक महिला पर चाकू से किए गए हमले में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि महिला ने आरोपी विजय सिंह को जानबूझकर उकसाने के लिए एक कहानी गढ़ी थी। हैदराबाद में महिला का गला रेतने के मामले में ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि यह महिला होने की साजिश की थी। ऐसे में इस मामले में आगे की जांच हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। हैदराबाद में आधी रात को एक महिला पर चाकू से किए गए हमले में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि महिला ने आरोपी विजय सिंह को जानबूझकर उकसाने के लिए एक कहानी गढ़ी थी। राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। कल रात बहुत बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से शहर में ढलती धूप की पृष्ठभूमि में हल्की फुहारों ने धूप से काफी राहत दी। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने आज शहर में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस हद तक हैदराबाद शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। IMD ने चेतावनी दी है कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। हैदराबाद के कई हिस्सों में बुधवार सुबह तक 0.10 मिलीमीटर बारिश हुई। 2.40 मिलीमीटर से अधिकारियों ने बताया कि बारिश की संभावना है। चंद्रायन गुट्टा, राजेंद्र नगर, मलकपेट, LB नगर, चार मीनार, बंडलगुड़ा, यूसुफगुड़ा क्षेत्रों में 2.50 मिलीमीटर, 15.50 मिलीमीटर बारिश की संभावना है।